हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए जेट 2026 हिंदी साहित्य का धमाकेदार प्रैक्टिस सेट 3 का भाग 2 लेकर आए। इससे पहले की क्लास में प्रैक्टिस सेट 3 का भाग 1 में 46 प्रश्न हो चुके हैं और बचे हुए प्रश्न को हम भाग 2 में लेकर आए हैं। मित्रों, आपको बता दें कि यह क्लास आपके टॉप 100 MCQ प्लस प्रीवियस ईयर्स प्रश्नों का संग्रह है, सो भी व्याख्या सहित। मित्रों, यूजीसी नेट और जेट का सिलेबस दोनों का एक ही है, इसलिए यह क्लास आपके यूजीसी नेट पर आधारित है। चलिए अब हम क्लास को आरंभ करते हैं। मित्रों, आज की क्लास में प्रश्न संख्या 47 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले 46 प्रश्न हो चुका है। चलिए प्रश्न संख्या 47वां को देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही कथन को चुनिए। यहाँ पे सही कथन को चुनना है। उत्तर आपका हो जाएगा ए, सी और डी। नई समीक्षा कवि में निरपेक्ष अस्तित्व को स्वीकार करती है। इलियट का मत है कि केवल अतीत ही वर्तमान के रूप को मर्यादित नहीं करता, वर्तमान भी अतीत को प्रभावित करता। इलियट के अनुसार कवि का मन असंख्य भावनाओं, पदावलियों, बिंबों के ग्रहण एवं संचयन से निर्मित एक आधान पत्र की भांति होता है। चलिए इनकी व्याख्या को देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही कथन इस प्रकार है। नई समीक्षा कवि के निरपेक्ष अस्तित्व को स्वीकार करती है। इलियट का मत है कि केवल अतीत ही वर्तमान के रूप को मर्यादित नहीं करता, वर्तमान भी अतीत को प्रभावित करता है। इलियट के अनुसार कवि का मन असंख्य भावनाओं, पदावलियों, बिंबों के ग्रहण एवं संचयन के निर्मित एवं आराधना सूर्याधान पात्र की भांति होता है। नई समीक्षा का आरंभ 20वीं सदी में कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर स्पिन गर्ग ने किया था। न्यू क्रिटिसिज्म शब्द की सर्वप्रथम परिभाषा जॉन क्रो रेनसम ने अपनी पुस्तक दी न्यू क्रिटिसिज्म 1941 ईस्वी की भूमिका में दी। आलोचना के क्षेत्र में न्यू क्रिटिसिज्म का सूत्रपात T.S. इलियट और I.A. रिचर्ड्स से माना जाता है। वर्ड्सवर्थ ने कविता को परिभाषित करते हुए लिखा, कविता प्रबल भावों का सहज उछलन है। प्रश्न संख्या 48 बिंब और प्रतीक पर आधारित इन कथनों पर विचार कीजिए। चलिए इसका उत्तर को देखते हैं। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सी और ए। बिंब किसी अप्रस्तुत वस्तु का मानसिक या काल्पनिक रूप है। अर्थ की अस्पष्टता के समान ही भाव की संप्रेषणा एवं उत्तेजना में बिंब विधान का मुख्य हाथ रहता है। प्रतीक द्वारा प्राप्त सूक्ष्म एवं विशिष्ट अनुभूतियों को सहज ग्राह्य बनाने का प्रयत्न किया जाता है। चलिए इनकी व्याख्या को देखेंगे। बिंब और प्रतीक पर आधारित उपायुक्त कथन निम्नलिखित है। बिंब किसी अप्रस्तुत वस्तु का मानसिक या काल्पनिक रूप है। अर्थ की अस्पष्टता के समान ही भाव की संप्रेषणा एवं उत्तेजना में बिंब विधान का मुख्य हाथ रहता है।
प्रत्येक द्वारा प्रायः सूक्ष्म एवं विशिष्ट अनुभूतियों को सहज ग्राह्य बनाने का प्रयत्न किया जाता है। प्रतीकवाद वास्तव में आंतरिक घनीभूत अनुभूति को विशिष्ट भंगिमा के साथ संकेतात्मक अभिव्यक्ति पर बल देने वाली विचारधारा थी। वस्तु, व्यक्ति, भाव, विचार, रूप, गुण आदि को इंद्रियां गोचर या हृदय गम बनाने के लिए जो स्पष्ट संप्रेषण और प्रस्तुत विधान के उपयोग की प्रणाली है। प्रश्न संख्या 49, फोर्ट विलियम कॉलेज के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य है? उत्तर ऑप्शन ए, सी और ए। फोर्ट विलियम कॉलेज की ओर से उर्दू हिंदी गद्य पुस्तकें लिखने की व्यवस्था हुई। जॉन गिलक्रास्ट हिंदी उर्दू के अध्यापक थे। सदर मिस्र ने कॉलेज से जुड़कर खड़ी बोली गद्य के विकास में योगदान दिया। उत्तर ऑप्शन सी। चलिए व्याख्या को देखेंगे। फोर्ट विलियम कॉलेज के संबंध में निम्न कथन सत्य है। फोर्ट विलियम कॉलेज की ओर से उर्दू हिंदी गद्य पुस्तकें लिखने की व्यवस्था हुई। जॉन गिलक्रास्ट हिंदी उर्दू के अध्यापक थे। सदर मिस्र ने कॉलेज से जुड़कर खड़ी बोली गद्य के विकास में योगदान दिया। शिक्षा संबंधी पुस्तकों के प्रकाशन के लिए आगरा में पादरियों की एक स्कूल बुक सोसाइटी स्थापित हुई थी, जिसमें इंग्लैंड के एक इतिहास का और मार्शमैन साहब के प्राचीन इतिहास का अनुवाद कथासार के नाम से प्रकाशित किया गया। कथासार के लेखक या अनुवादक पंडित रतनलाल थे। विलियम कोरे ने बाइबल का हिंदी अनुवाद किया। इनका संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं था, परंतु इन्होंने कई पादरियों के सहयोग से इंजिल का अनुवाद उत्तर भारत की कई भाषाओं में किया। प्रश्न संख्या 50, राजा राम मोहन राय के संबंध में निम्नलिखित में से उपयुक्त कथन कौन से है? उत्तर ऑप्शन बी, सी और ए। वे भारत के राष्ट्रीय पत्रकारिता के संस्थापक थे। वे ईसाई धर्म की नैतिक प्रणालियों से प्रभावित थे। वे मूलतः युक्तिवादी और नैतिकतावादी धर्म अनुयायी बने रहे। उत्तर ऑप्शन डी। चलिए व्याख्या को देखेंगे। राम मोहन राय के संबंध में उपयुक्त कथन निम्नलिखित है। वे भारत में राष्ट्रीय पत्रकारिता के संस्थापक थे। वे ईसाई धर्म की नैतिक प्रणाली से प्रभावित थे। वे मूलतः युक्तिवादी और नैतिकतावादी धर्म अनुयायी बने रहे। आधुनिक भारत के नींव पर पहला पत्थर राजा राम मोहन राय ने रखा। इसी के संदर्भ में उन्होंने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की। प्रश्न संख्या 51, सरोज स्मृति कविता में कवि ने सरोज के लिए कौन से संबोधन प्रयुक्त किए हैं? उत्तर ऑप्शन बी, धन्य, सुचिते, गीते। व्याख्या को देखेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कृत सरोज स्मृति कविता में निराला ने पुत्री सरोज के लिए धन्य, सुचिते तथा गीते शब्द से संबोधन प्रयुक्त किए हैं। निराला ने 1935 ईस्वी में सरोज स्मृति नामक लंबी कविता की रचना की, जिसे शोक गीत भी कहते हैं। इस शोक गीत की रचना निराला ने अपने 18 वर्षीय पुत्री सरोज के निधन के उपरांत की थी। सरोज स्मृति प्रथम काव्य संग्रह अनामिका के द्वितीय संस्करण
1938 ईस्वी में संकलित है। अनामिका में संकलित अन्य कविताएं सम्राट एडवर्ड के प्रति, प्रेयसी, राम की शक्ति पूजा, रेखा तोड़ती पत्थर, सच है। प्रश्न संख्या 52। भारत भारती के वर्तमान खंड में निम्नलिखित में से किन उपशीर्षकों का वर्णन है? किन उपशीर्षकों का वर्णन है? उत्तर ऑप्शन ए, सी और डी। अंग्रेजों का राज, शिक्षा की अवस्था, स्वतंत्रता की कामना। उत्तर ऑप्शन सी। चलिए व्याख्या को देखेंगे। आज भारतीय के वर्तमान खंड में निम्नलिखित उपशीर्षकों का वर्णन जो इस प्रकार है। कृषि और कृषक, शिक्षा की अवस्था, दुर्भिक्ष, वर्तमान भारत, गोवध, साहित्य, मंदिर और महंत। भारत भारती 1912 ईस्वी में थे शरण गुप्त द्वारा रचित काव्य। भारत भारती लिखने पर महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी। गुप्त जी को इस रचना की मूल प्रेरणा मुसद्दे हाली तथा ब्रजमोहन दत्ता त्रय के अपीकृत भारत दर्पण पुस्तक से प्राप्त हुई। भारत भारती 3 खंडों में है, अतीत खंड, वर्तमान खंड और भविष्य खंड। गुप्त जी की अन्य रचनाएं रंग में भंग 1909, जयद्रथ वध 1910, पंचवटी 1925, झंकार 1929, साकेत 1931, यशोधरा 1932, द्वापर 1936, जय भारत 1952, विष्णुप्रिया 1957। प्रश्न संख्या 53। भूल गलती कविता में किन ऐतिहासिक व्यक्तियों का उल्लेख हुआ है? प्रश्न संख्या 53। उत्तर ऑप्शन सी, डी और ए। अलग जाली, इब्रे सीना, अल बरूनी। उत्तर ऑप्शन डी। भूल गलती कविता में निम्नलिखित व्यक्तियों का उल्लेख हुआ है। अल गजाली, इब्ने सीना, अल बरूनी। गजानन माधव मुक्तिबोध की रचनाएं चांद का मुंह टेढ़ा है 1964, भूरी भूरी खाक धूल 1980, अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस, अंतःकरण का आयतन, भूल गलती। भूल गलती नामक कविता उनके काव्य संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा में 1964 ईस्वी में प्रकाशित हुई। अंधेरे में कविता का पहला प्रकाशन कल्पना में 1964 ईस्वी में आशंका के दीप अंधेरे में नाम से हुआ। प्रश्न संख्या 54। मानस का हंस उपन्यास के पात्र हैं। उत्तर ऑप्शन ए, अब्दुल्ला बेग, मोहनीबाई, मेघा भगत। चलिए व्याख्या को देखेंगे। मानस का हंस उपन्यास के पात्र अब्दुल्ला बेग, मोहनीबाई, मेघा भगत, पंडित आत्माराम, भैरव सिंह, रत्ना आदि। मानस का हंस 1972 ईस्वी अमृतलाल नागर द्वारा रचित प्रसिद्ध उपन्यास या गोस्वामी तुलसीदास के जीवन पर लिखा गया है। इनके अन्य उपन्यास महाकाल 1947, सेठ बाके लाल 1955, बूंद और समुद्र 1956, शतरंज के मोहरे 1959, सुहाग के नुपुर 1960, अमृत और विष 1966, नाच्य बहुत गोपाला 1978, खंजर नयन 1981, मेलाचल 1954, फणीश्वरनाथ रेणु का आंचलिक उपन्यास जिसमें पूर्णिया जिले के मेरेगंज गांव की कथा है। मेलाचल का प्रमुख पात्र सुमिरत दास, डॉक्टर प्रशांत, कमली, बावन दास, बलदेव, लक्ष्मी और तहसीलदार विश्वनाथ आदि। तमस 1973 ईस्वी भीष्म साहनी का उपन्यास है या भारत
विभाजन के सांप्रदायिक विभीषिका पर आधारित है। तमस उपन्यास के प्रमुख पात्र इकबाल सिंह, रिचर्ड लीजा, देवदत्त, जर्नल अजित सिंह, मास्टर रामदास आदि। प्रश्न संख्या 55। झूठ सच उपन्यास की स्त्री पात्र है? उत्तर ऑप्शन डी, पूरनदेई सिलोबंती। चलिए व्याख्या को देखेंगे। पूरनदेई सिल्लो तथा बंती झूठ सच उपन्यास के स्त्री पात्र हैं। यशपाल के झूठ सच उपन्यास 2 भाग में प्रकाशित हुआ, जिसका प्रथम भाग 1958 तथा द्वितीय भाग 1960 में प्रकाशित हुआ। इसके प्रमुख पात्र जयदेव पुरी, तारा कनक हैं। यशपाल के अन्य उपन्यास दादा कॉमरेड 1941, देशद्रोही 1943, दिव्या 1945, पार्टी कॉमरेड 1946, अप्सरा का श्राप 1965, मेरी तेरी उसकी बात 1974। प्रश्न संख्या 56। आपका बंटी उपन्यास के बाल पात्र है? उत्तर ऑप्शन डी, जोत, आमी और टीटू। जोत, आमी और टीटू आपका बंटी उपन्यास के बाल पात्र है। आपका बंटी 1971 ईस्वी मन्नू भंडारी का उपन्यास है। इसकी विषय वस्तु के माध्यम से दिखाया गया है कि कैसे एक मध्यवर्गीय परिवार में समन विच्छेद की स्थिति एक बच्चे की दुनिया का भयावह दुःस्वप्न बन जाती है। इस उपन्यास के अन्य प्रमुख पात्र बंटी, शकुन, माता, अजय, पिता डॉक्टर जोशी, वकील चाचा, मीरा आदि। मन्नू भंडारी का एक अन्य उपन्यास महाभोज, जिसका प्रकाशन 1979 ईस्वी है। इस उपन्यास में अपराध और राजनीति के गठजोड़ का अर्थातवादी चित्रण किया गया। इस उपन्यास के प्रमुख पात्र विशेषर, हीरा, रुक्मा, दास साहब, सदाशिव यात्रे, जोरावर, शुक्ल बाबू आदि। प्रश्न संख्या 57। इंस्पेक्टर माटा दिन चांद पर के संदर्भ में विचार कीजिए। उत्तर होगा ऑप्शन बी, सी और डी। माता दिन को चांद से एड़ी चपकाने का पत्थर लाने का आदेश प्राप्त हुआ। माता दिन ने कहा, हमारा सिद्धांत है, हमें पैसा नहीं काम प्यारा है। चांद पर माता दिन का सार्वजनिक अभिनंदन हुआ। उत्तर ऑप्शन बी। चलिए व्याख्या को देखेंगे। इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर के संदर्भ में निम्नलिखित कथन सत्य है। माता दिन को चांद से एड़ी चमकाने का पत्थर लाने का आदेश प्राप्त हुआ। माता दिन ने कहा, हमारा सिद्धांत है, हमें पैसा नहीं काम प्यारा है। चांद पर माता दिन का सार्वजनिक अभिनंदन हुआ। माता दिन चांद पर भारत की तरफ से सांस्कृतिक आदान प्रदान के अंतर्गत गए थे। माता दिन ने चांद की पुलिस की तनख्वाह कम करा दी। इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर हरिशंकर परसाई की कहानी है। इनके कहानी संग्रह हंसते हैं रोते हैं जैसे अनेक दिन फिरे भोला राम का जीव। प्रश्न संख्या 58। निम्नलिखित कथनों के संदर्भ में विचार कीजिए। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सी और ए। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी में एक असहाय विधवा के स्वाभिमान को अभिव्यक्ति मिली।
धुलाई वाली कहानी पर्दा प्रथा विसंगति पर आधारित है। कहानों में कंगना तत्कालीन सामंती परिवेश में पत्नी और वेश्या के प्रति प्रेम की टकरार पर आधारित एक भावुकतापूर्ण कहानी है। उत्तर ऑप्शन सी। चलिए व्याख्या को देखेंगे। दिए गए विकल्प निम्नलिखित कथन सही है। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी में एक असहाय विधवा के स्वाभिमान को अभिव्यक्ति मिली है। एक टोकरी भर मिट्टी की कहानी के लेखक माधवराव सप्रे है। यह कहानी 1901 ईस्वी में छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई। धुलाई वाली कहानी पर्दा प्रथा की विसंगति पर आधारित है। धुलाई वाली राजेंद्र बाला घोष बंग महिला की कहानी है। इसका प्रकाशन सरस्वती पत्रिका 1907 ईस्वी में हुआ। कहानों में कंगना तत्कालीन सामंती परिवेश में पत्नी और वेश्या के प्रति प्रेम की टकराहट पर आधारित एक भावुकतापूर्ण कहानी है। कहानों में कंगना राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह द्वारा रचित कहानी है, जिसका प्रकाशन 1913 ईस्वी में हिंदू पत्रिका में हुआ। इनकी अन्य कहानियां गांधी टोपी 1938, सवानी समा 1938, नारी क्या एक पहेली है 1951, हवेली और झोपड़ी 1951, देव और दानव 1951 ईस्वी इत्यादि। अपना अपना भाग्य जयेंद्र कुमार द्वारा रचित कहानी है। इसका प्रकाशन 1929 ईस्वी में कलकत्ता से निकलने वाली विशाल भारत पत्रिका में हुआ। जयेंद्र कुमार के प्रमुख कहानी संग्रह फांसी 1929, जय संधि 1929, वातायन 1930, नीलम देश की राजकन्या 1933, एक रात 1935, दो चिड़िया 1935, पाजेब 1942। अपना अपना भाग्य कहानी की विषय वस्तु समाज में रहने वाले गरीब और लाचार बालकों का शोषण और तथाकथित बुद्धिजीवियों द्वारा अपेक्षापूर्ण उदासीनता एवं उसके स्वार्थ को उजागर करना। राय कहानी का प्रकाशन कहानी संग्रह सीधे साधे चित्र 1947 ईस्वी में हुआ। प्रश्न संख्या 59, अंधेर नगरी नाटक के समय निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उत्तर ऑप्शन ए, सी और डी। महंत जी गोवर्धन दास और नारायण दास के गुरु थे। अंधेर नगरी का प्रकाशन सन 1881 ईस्वी में हुआ। इसके तीसरे अंक का स्थान जंगल है। उत्तर ऑप्शन ए। चलिए व्याख्या को देखेंगे। अंधेर नगरी नाटक के समय निम्नलिखित कथन सत्य है। महंत जी गोवर्धन दास और नारायण दास के गुरु थे। अंधेर नगरी का प्रकाशन सन 1881 ईस्वी में हुआ। इसके तीसरे अंक का स्थान जंगल है। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित अंधेर नगरी 1881 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इस प्रहसन में 6 अंक है, जिसमें पहला बाह्य प्रांत, दूसरा बाजार, तीसरा जंगल, चौथा राजसभा, पांचवा नए, छठा शमशान। भारतेंदु के अन्य नाटक वैदिक हिंसा हिंसा न भावती 1873, विशेष से विश्व महोत्सदम 1876, प्रेम जोगिनी 1875, चंद्रावली 1876, भारत दुर्दशा 1880, नील देवी 1881, सती प्रताप 1883। प्रश्न संख्या 60, भारत दुर्दशा नाटक के समय निम्नलिखित बातों पर विचार कीजिए। उत्तर ऑप्शन बी, डी और ई।
बहादुर जैसा नाटक का प्रकाशन सन 1880 ईस्वी में हुआ। जागो जागो रे भाई गीत को राग छेती गौरी में प्रस्तुत करने का निर्देश नाटककार द्वारा दिया गया। बहादुर जैसा नाटक को भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नाट्य रासक की संज्ञा दी है। उत्तर ऑप्शन डी। चलिए इनकी व्याख्या को देखेंगे। बहादुर जैसा नाटक के संबंध में निम्नलिखित बातें सत्य है। बहादुर जैसा नाटक का प्रकाशन 1880 ईस्वी में हुआ। जागो जागो रे भाई गीत को राग चेती गौरी में प्रस्तुत करने का निर्देश नाटककार द्वारा दिया गया। बहादुर जैसा नाटक को भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नाटक रासक की संज्ञा दी। भारतेंदु द्वारा रचित बहादुर जैसा नाटक 6 अंक है। पहला बीथी एक योगी गाथा है। दूसरा शमशान टूटे फूटे मंदिर भारत का प्रवेश। तीसरा मैदान भारत दुर्देवा का प्रवेश। चौथा रोग का प्रवेश। छठा किताब खाना। सातवां गंभीर वन का मध्य भाग भारत भाग्य का प्रवेश। प्रश्न संख्या 61 अंधा युग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न संख्या 61 उत्तर ए, सी और ए। इसमें युद्ध से उत्पन्न होने वाली मूल्यहीनता, अमानवीयता, विकृति, कुंठा, वैयक्तिक एवं सामूहिक विघटन का सजीव चित्र प्रस्तुत किया गया है। इस नाटक पर इलियट के वेस्टलैंड का प्रभाव माना गया है। अंधा युग के किसी भी पात्र का चरित्र नितांत उज्ज्वल और निर्मल नहीं है। उत्तर ऑप्शन ए। चलिए इनकी हम व्याख्या को देखेंगे। अंधा युग 1955 ईस्वी धर्मवीर भारती द्वारा रचित कीर्ति नाट्य। इसमें युद्ध से उत्पन्न होने वाले मूल्यहीनता, अमानवीयता, विकृति, कुंठा, वैयक्तिक एवं सामूहिक विघटन का सजीव चित्र प्रस्तुत किया गया। अंधा युग के किसी भी पात्र का चरित्र नितांत उज्ज्वल और निर्मल नहीं है। इस नाटक पर इलियट के वेस्टलैंड का प्रभाव माना गया है। इस नाटक का प्रमुख पात्र अश्वत्थामा, गांधारी, विदुर, धृतराष्ट्र, युधिष्ठिर, कृपाचार्य, संजय, युत्सवा, वृद्धयाचक, गूंगा भिखारी आदि। इस नाटक में 5 अंक है। पहला कोरम नगरी, दूसरा बसु का उदय, तीसरा अश्वत्थामा का अर्धसत्य, चौथा गांधारी का शाप और 5वां विजय कार्मिक आत्महत्या। प्रश्न संख्या 62 नाखून क्यों बढ़ते निबंध से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विचार कीजिए यहाँ पर। उत्तर ऑप्शन ए, बी और डी। कुछ लाख ही वर्षों की बात है जब मनुष्य जंगली था। वनमानुष जैसा उसे नाखून की जरूरत थी। मनुष्य के नाखून की ओर देखता हूँ तो कभी कभी निराश हो जाता हूँ। यह उसके भयंकर पाशविक वृत्ति के जीवन प्रतीक है। समस्त अधोगामिनी वृत्तियों की ओर नीचे खींचने वाली वस्तुओं को भारतवर्ष ने मानव उचित बनाया। यह बात चाहूं भी तो नहीं भूल सकता। उत्तर ऑप्शन ए। चलिए इनकी हम व्याख्या को देखेंगे। नाखून क्यों बढ़ते निबंध के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ललित निबंधकार हैं। मनुष्य के नाखूनों की ओर देखता हूँ तो कभी कभी निराश हो जाता हूँ। यह उनकी भयंकर पाशवी वृत्ति के जीवन प्रतीक है। कुछ लाख वर्षों की बात है जब मनुष्य जंगली था। वनमानुष जैसा
उसे नाखून की जरूरत थी। समस्त अधोगामी वृत्तियों की ओर नीचे खींचने वाली वस्तुओं को भारतवर्ष ने मनुष्य उचित बनाया, यह बात चाहूं तो नहीं भूल सकता। आचार्य हरिप्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध अशोक के फूल, विचार और वितर्क, कल्पलता, विचार प्रवाह, कूटज तथा आलोक पर्व इत्यादि। प्रश्न संख्या 63। क्या बोलो क्या याद करूं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर ऑप्शन बी, डी और ई। ठाकुर यादवेंद्र सिंह के कहानी संग्रहार से हरिवंश राय बच्चन ने अपने प्रथम काव्य संग्रह के नाम के लिए प्रेरणा ली थी। बाबू केदारनाथ अग्रवाल ने बच्चन जी को 35 रुपये प्रतिमास पर स्कूल में हिंदी अध्यापक के रूप में नियुक्त किया। यूनिवर्सिटी में बच्चन जी के सहकक्षियों में अवध बिहारी लाल, प्रकाश चंद्र गुप्त और ब्रजलाल गुप्त थे। उत्तर ऑप्शन डी। चलिए इनकी व्याख्या को देखेंगे। क्या बोलो क्या याद करूं के लेखक हरिवंश राय बच्चन है। यह हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। ठाकुर यादवेंद्र सिंह के कहानी संग्रह हार से ही हरिवंश राय बच्चन ने अपना प्रथम काव्य संग्रह के नाम के लिए प्रेरणा ली थी। बाबू केदारनाथ अग्रवाल ने बच्चन जी को 35 रुपये प्रतिमास पर स्कूल में हिंदी अध्यापक के रूप में नियुक्त किया। यूनिवर्सिटी में बच्चन जी के सहकक्षियों में अवध बिहारी लाल, प्रकाश चंद्र गुप्त और ब्रजलाल गुप्त थे। हरिवंश राय बच्चन ने अपनी आत्मकथा को 4 भागों में लिखा है। क्या बोलो क्या याद करो 1969, नीट का निर्माण फिर 1970, बसेरे से दूर 1978, 10 द्वार से सोपान तक 1985। प्रश्न संख्या 64। स्मृति की रेखाएं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर ऑप्शन ए, सी और ए। इस पुस्तक के सभी पात्र महादेवी जी के जीवन से संबंधित रहे। इस पुस्तक के सभी पात्र समाज के निम्न वर्णों से संबंधित है। इस पुस्तक में अर्थात से ज्यादा मानवीयता पर बल दिया गया। उत्तर ऑप्शन बी। चलिए व्याख्या को देखेंगे। स्मृति की रेखाएं महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र विधा की रचना। इस पुस्तक के सभी पात्र महादेवी वर्मा जी से संबंधित रहे। इस पुस्तक के सभी पात्र समाज के निम्न वर्गों से संबंधित हैं। इस पुस्तक में अर्थात से ज्यादा मानवीयता पर बल दिया गया। महादेवी वर्मा द्वारा रचित अन्य रचनाएं है श्रृंखला की कड़ियां, पथ के साथी, मेरा परिवार आदि। प्रश्न संख्या 64। भोला राम का जीव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर ऑप्शन बी, सी और ए। इसमें पौराणिक कथा को आधार बनाकर व्यंग्य की निर्मित की गई है। इसमें सरकारी कार्यालयों में पनप रहे भ्रष्टाचार का मार्मिक चित्रण है। इसमें लाल फीता शाही की अमानवीयता का चित्रण है। उत्तर ऑप्शन ए। चलिए व्याख्या को देखेंगे।
भोला राम का जीव व्यंग्य कहानी के लेखक हरिशंकर परसाई। इसमें पौराणिक कथा को आधार बनाकर व्यंग्य की निर्मित की गई है। इसमें सरकारी कार्यालयों में पनप रहे भ्रष्टाचार का मर्मिक चित्रण है। इसमें लाल फीता शाही की अमानवीयता का चित्रण है। हरिशंकर परसाई एक व्यंग्य लेखक है। इनके अन्य व्यंग्य परक रचनाएं हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे आदि। प्रश्न संख्या 66, सूची 1 और 2 का मिलान करना है। तालव्य चा वर्ग, मूर्धन्य टा वर्ग, कंठ्य का वर्ग, वत्सर्य ला सा न, वात्सर्य में ला सा न। उत्तर ऑप्शन डी। उच्चारण स्थान के आधार पर नाम व्यंजन ध्वनि। तालव्य चा वर्ग, मूर्धन्य टा वर्ग, कंठ्य का वर्ग और वत्सर्य में ला सा हा और ना। प्रश्न संख्या 67, सूची 1 आलोचनात्मक निबंध, सूची 2 रचनाकार। सूची 1 और 2 का मिलान करना है। मुदस्य और भारतीय की सांस्कृतिक भूमिका। शमशेर बहादुर सिंह। नई कविता का आत्म संघर्ष। गजानन माधव मुक्तिबोध। भारतीय रंग दृष्टि की खोज। नेमिचंद्र जैन। कवि के बोल खरग हीरवानी। विजय देव नारायण शाही। उत्तर ऑप्शन डी। चलिए व्याख्या को देखेंगे। सूची 1 और 2 को। आलोचनात्मक निबंध और रचनाकार। मुसद्द और भारत भारती की सांस्कृतिक भूमिका। शमशेर बहादुर सिंह। नई कविता का आत्मसंघर्ष। गजानन माधव मुक्तिबोध। भारतीय रंग दृष्टि की खोज। नेमिचंद्र जैन। कवि और बोल खरग हीरवानी। विजय देव नारायण शाही। प्रश्न संख्या 66, सूची 1 रचनाकार, सूची 2 पुस्तक। मिलान करना है। आइए रिचर्ड से बियॉन्ड। टी.एस. इलियट। द वेस्टलैंड। अरस्तू। पेरिपोइथिकेस। कॉलरिज। बायोग्राफिया लिटरेरिया। उत्तर ऑप्शन डी। सूची 1 और 2 का मिलान कर। सूची 1 और 2। आइए रिचर्ड बियॉन्ड। टी.एस. इलियट। द वेस्टलैंड। अरस्तू। पेरिपोइथिकेस। कॉलरिज। बायोग्राफिया लिटरेरिया ग्रंथ। प्रश्न संख्या 69, सूची 1 और 2 का मिलान करना। सूची 1 पत्र, सूची 2 प्रकाशन स्थान। भारत बंधु अलीगढ़। देश हितैषी अजमेर। शुभ चिंतक पत्रिका जबलपुर। भारतेंदु पत्रिका वृंदावन। उत्तर ऑप्शन ए। चलिए व्याख्या को देखेंगे। भारत बंधु पत्रिका अलीगढ़। देश हितैषी अजमेर। शुभ चिंतक पत्रिका जबलपुर। भारतेंदु पत्रिका वृंदावन।
प्रश्न संख्या 71 को देखेंगे। सूची 1 पुस्तक, सूची 2 लेखक, मिलान करना है। भारतीय आंदोलन और सूर्यदास का काव्य, मैनेजर पांडे। स्नेह को मरग, इमरे भंगा। अकथ कहानी, प्रेम की कहानी, नई कहानी, नामवर सिंह। कुंभयानी, एक पुनः विचार, मुक्तिबोध। उत्तर ऑप्शन डी। सूची 1 और 2 का मिलान करना है। भारतीय आंदोलन और सूर्यदास का काव्य, मैनेजर पांडे। स्नेह को मरग, इमरे भंगा। अकथ कहानी, प्रेम की कहानी, एक नई कहानी, नामवर सिंह। कुंभयानी, एक पुनः विचार, मुक्तिबोध। प्रश्न संख्या 71, सूची 1 और 2 का मिलान करना है। चलिए सूची 1 और 2 का मिलान करते हैं। गोदान, उपन्यास और वर्णित कथा स्थल, गोदान बेल्लारी। मेलाचल, मेरीगंज। राग दरबारी, राग दरबारी शिपालगंज। मानस का हंस, चित्रकूट। उत्तर ऑप्शन डी। चलिए व्याख्या को देखेंगे। उपन्यास वर्णित कथा स्थल, गोदान बेल्लारी, मेलाचल मेरीगंज, राग दरबारी शिपालगंज, मानस का हंस चित्रकूट। प्रश्न संख्या 72, सूची 1 और 2 का मिलान करना है। नाटक और पात्र, अंजू दीदी, ओमी, चंद्रगुप्त, लीला, स्कंदगुप्त, जयमाला, एक और द्रोणाचार्य, राजकुमार। उत्तर ऑप्शन ए। चलिए व्याख्या को देखेंगे। अंजू दीदी, ओमी, चंद्रगुप्त, लीला, स्कंदगुप्त, जयमाला, एक और द्रोणाचार्य, राजकुमार। प्रश्न संख्या 73, सूची 1 निबंधकार, सूची 2 निबंध, मिलान करना है। सूची 1 और 2 का मिलान करना है। चलिए प्रताप नारायण मिश्र, मनोयोग। हजारी प्रसाद द्विवेदी, कूटज। सरदार पूर्ण सिंह, सच्ची वीरता। विद्यानिवास मिश्र, तुम चंदन हम पानी। ऑप्शन सी। सूची 1 और 2 इनकी व्याख्या को देखेंगे। निबंधकार और निबंध, प्रताप नारायण मिश्र, मनोयोग। हजारी प्रसाद द्विवेदी, कूटज। सरदार पूर्ण सिंह, सच्ची वीरता। विद्यानिवास मिश्र, तुम चंदन हम पानी। प्रश्न संख्या 74, सूची 1 और 2 का मिलान करना है। चलिए मिलाते हैं। अकाल में सरस से, केदारनाथ सिंह। वन पाखी सुनो, नरेश मेहता। ठंडा लोहा, धर्मवीर भारती। बची हुई प्रेथमे, लीलाधर जागोडी। ऑप्शन ए। व्याख्या, सूची 1 और 2। रचना, रचनाकार, अकाल में सरस, केदारनाथ सिंह। वन पाखी सुनो, नरेश मेहता। ठंडा लोहा, धर्मवीर भारती। बची हुई पृथ्वी, लीलाधर जागोडी। प्रश्न संख्या 75, सूची 1 रेखा चित्रों की मुख्य पात्र और सूची 2 सहयोगी पात्र। सरजू भैया, गंगूभाई, मंगर,
झकोलिया, रजिया हसन, देव कुन कौन। उत्तर ऑप्शन ए। चलिए व्याख्या को देखेंगे। सरजू भैया रेखा चित्र के मुख्य पात्र और सहयोगी पात्र। सरयू भैया गंगो भाई, मंगर झकोलिया, रजिया हसन, देव कुन। प्रश्न संख्या 76। प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित उपन्यासों के पहले के बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। उत्तर ऑप्शन डी। पहला चित्ररेखा, दूसरा टेढ़े मेढ़े रास्ते, तीसरा सामर्थ्य और सीमा, चौथा सबहि नचावत राम गोसाई। मिस्टेक हुआ मित्रों थोड़ा सा। पहला चित्र रेखा, दूसरा टेढ़े मेढ़े रास्ते, तीसरा बोले बिसरे चित्र, चौथा सामर्थ्य और सीमा, पांचवा सबहि नचावत राम गोसाई। ऑप्शन डी। व्याख्या देखेंगे। प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार भगवती चंद्र वर्मा द्वारा रचित उपन्यासों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित निम्न है। उपन्यास और प्रकाशन वर्ष। चित्रलेखा 1934, टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946, भोले बिसरे चित्र 1959, सामर्थ्य और सीमा 1962, सबहि नचावत राम गोसाई 1970। प्रश्न संख्या 77। प्रथम प्रकाशन वर्ष के आधार पर हिंदी की दलित आत्मकथाओं को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। उत्तर ऑप्शन बी। पहला दोहरा अभिशाप, दूसरा झोपड़ी से राजभवन, तीसरा मेरी पत्नी और भेड़िया, चौथा मुर्दहिया, पांचवा शिकंजे का दर्द। ऑप्शन बी। चलिए व्याख्या को देखेंगे। प्रथम प्रकाशन वर्ष के आधार पर हिंदी की दलित आत्मकथाओं को पहले से बाद के सही क्रम। दलित आत्मकथा प्रकाशन वर्ष। दोहरा अभिशाप 1999, झोपड़ी से राजभवन 2002 ईस्वी, मेरी पत्नी और भेड़िया 2009, मुर्दहिया 2010, शिकंजे का दर्द 2011 ईस्वी। प्रश्न संख्या 78। बीन भी हूँ मैं गीत में स्वयं के संबंध में महादेवी वर्मा ने जिन कथनों का उपयोग किया है ऐसे अंश नीचे दिए गए इन्हें गीतों में आने वाले के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। उत्तर ऑप्शन ए। पहला तुम्हारी रागिनी, दूसरा कुलहीन प्रवाहिनी, तीसरा अखंड सुहागिनी, चौथा सुनहली दामिनी, पांचवा अस्मित की चांदनी। उत्तर ऑप्शन ए। व्याख्या। बीन भी हूँ मैं गीत में स्वयं के संबंध में महादेवी वर्मा ने जिन कथनों का उपयोग किया है उनका गीतों के आने के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाई। पहला तुम्हारी रागिनी, दूसरा कुलहीन प्रवाहिनी, तीसरा अखंड सुहागिनी, चौथा सुनहली दामिनी, पांचवा स्मित की चांदनी। प्रश्न संख्या 39। निम्नलिखित उपन्यासों को प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। उत्तर है ऑप्शन बी। पहला गोदान, दूसरा बाणभट्ट की आत्मकथा, तीसरा राग दरबारी, चौथा तमस,
और पांचवा जिंदगी नामा, ऑप्शन बी। उपन्यास प्रकाशन वर्ष: गोदान 1936, बाणभट्ट की आत्मकथा 1946, राग दरबारी 1968, तमस 1973, जिंदगी नामा 1979। प्रश्न संख्या 80। आकाशदीप कहानी की घटनाओं को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। उत्तर ऑप्शन बी। पहला, बंदी द्वारा पोत से संबंध रज्जु का काटना। दूसरा, बुधगुप्त और नायक के बीच द्वंद्व युद्ध। तीसरा, चंपा द्वारा दीपक जलाना। चौथा, चंपा और जया द्वारा नौका विहार। और पांचवा, दीपस्तंभ का महोत्सव। उत्तर ऑप्शन बी। चलिए इनकी व्याख्या को देखेंगे। आकाशदीप कहानी की घटनाओं का पहले से बाद के क्रम निम्नवत है। पहला, बंदी द्वारा पोत से संबंध रज्जु का काटना। दूसरा, बुधगुप्त और नायक के बीच द्वंद्व युद्ध। तीसरा, चंपा द्वारा दीपक जलाना। पांचवा, चंपा और जया द्वारा नौका विहार। पांचवा, दीपस्तंभ का महोत्सव। प्रश्न संख्या 81। स्कंदगुप्त नाटक के प्रथम अंक में आए संवादों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। पहला, अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। दूसरा, राष्ट्र नीति दार्शनिकता और कल्पना का लोक नहीं है। तीसरा, केवल संधि नियम से ही हम लोग बाध्य नहीं है, शरणागत की रक्षा भी क्षत्रिय का धर्म है। चौथा, कविता करना अनंत पुण्य का फल है। और पांचवा, पुरुष है कुतूहल और प्रश्न और स्त्री है विश्लेषण, उत्तर और सब बातों का समाधान। उत्तर है ऑप्शन बी। चलिए व्याख्या को देखेंगे। स्कंदगुप्त नाटक के प्रथम अंक में आए संवादों को पहले से बाद के क्रम में निम्न है। पहला, अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। दूसरा, राष्ट्र नीति दार्शनिकता और कल्पना का लोक नहीं है। तीसरा, केवल संधि नियम से ही हम लोग बाध्य नहीं है, शरणागत की रक्षा भी क्षत्रिय का धर्म है। चौथा, कविता करना अनंत पुण्य का फल है। पांचवा, पुरुष है कुतूहल और प्रश्न और स्त्री है विश्लेषण, उत्तर और सब बातों का समाधान। प्रश्न संख्या 82। निबंध मजदूरी और प्रेम के उपशीर्षक को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। उत्तर ऑप्शन सी। पहला, हल चलाने वाले का जीवन। दूसरा, गडरिये का जीवन। तीसरा, मजदूर की मजदूरी। चौथा, प्रेम मजदूरी। और पांचवा, मजदूरी और कला, ऑप्शन सी। चलिए व्याख्या को देखेंगे। निबंध मजदूरी और प्रेम के उपशीर्षक का पहले से बाद के क्रम। पहला, हल चलाने वाले का जीवन। दूसरा, गडरिये का जीवन। तीसरा, मजदूर की मजदूरी। चौथा, प्रेम मजदूरी। पांचवा, मजदूरी और कला। प्रश्न संख्या 83। अरे आयवार रहेगा याद में निम्नलिखित अध्यायों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। उत्तर ऑप्शन बी।
पहला परशुराम से तुरखाम, दूसरा किरणों की खोज में, तीसरा देवताओं के अंचल में, चौथा मौत की घाटी में और पांचवा है एलोरा। उत्तर ऑप्शन बी। चलिए व्याख्या को देखेंगे। अरे आयवार रहेगा याद तथा एक बूंद सहसा उछली आगे के प्रमुख यात्रा वृत्तांत। अरे आयवार रहेगा याद में अध्यायों का पहले से बाद का क्रम। पहला परशुराम का तुरखाम, दूसरा किरणों की खोज में, तीसरा देवताओं के अंचल में, चौथा मौत की घाटी में, पांचवा एलोरा। प्रश्न संख्या 84। कथन 1। जिस भाषा के माध्यम से राष्ट्र की अधिकांश जनता विचार विनिमय करती है वही राष्ट्रभाषा होती है। कथन 2। किसी राष्ट्र में सभी प्रचलित भाषाएं राष्ट्र भाषाएं होती है, किंतु जो भाषा संपूर्ण देश की धार्मिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक परंपराओं को धारण करने में सक्षम होती वह भाषा राष्ट्रभाषा के पद पर प्रतिष्ठित होती है। उत्तर ऑप्शन ए। कथन 1 और 2 दोनों सत्य है। प्रश्न संख्या 85। नीचे दो कथन देंगे। कथन 1। साकेत के वियोग वर्णन के भीतर कवि ने पुरानी पद्धति के अलंकारिक चमत्कारपूर्ण पद तथा आजकल की नई रंगत की वेदना लाक्षणिक वैचित्र्य वाले गीत दोनों रखे हैं। कथन 2। प्रेम के शुभ प्रभास उर्मिला के हृदय की उदारता का और भी प्रसार हो गया है। वियोग की दशा में प्रिय लक्ष्मण के गौरव की भावना उसे संभाले हुए है। उत्तर ऑप्शन ए, जिसमें कथन 1 और 2 दोनों सत्य है। प्रश्न संख्या 86। नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिसमें कथन 1। इलियट की दृष्टि में परंपरा की व्यापक अर्थवत्ता है, उसे दान या विरासत के रूप में प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसकी प्राप्ति के लिए कठोर परिश्रम आवश्यक है। कथन 2। परंपरा कोई मृत या अनुपयोगी वस्तु नहीं, वस्तुतः जो मृत या अनुपयोगी है उसे परंपरा की संज्ञा देना ही अनुचित है। उत्तर ऑप्शन ए, जिसमें कथन 1 और 2 दोनों सत्य है। प्रश्न संख्या 87। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन 1। हिंदी नवजागरण में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के योगदान का मूल्यांकन करते हुए ध्यान रखना चाहिए कि वे किसी क्रांतिकारी पार्टी के गुप्त रूप से प्रकाशित होने वाले गैर कानूनी पत्र के लिए नहीं लिख रहे थे। सरस्वती में रचना प्रकाशन का निर्णय करते समय महावीर प्रसाद द्विवेदी प्रेस मालिक का दबाव नहीं मानते। उत्तर ऑप्शन सी, जिसमें कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। हिंदी नवजागरण में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के योगदान का मूल्यांकन करते हुए ध्यान रखना चाहिए कि वे किसी क्रांतिकारी पार्टी के गुप्त रूप से प्रकाशित होने वाले गैर कानूनी पत्र के लिए नहीं लिख रहे थे। यह कथन सत्य है, जबकि सरस्वती में रचना प्रकाशन का निर्णय करते समय महावीर प्रसाद द्विवेदी प्रेस मालिक का दबाव नहीं मानते थे। यह कथन गलत है, क्योंकि सरस्वती में इन रचना प्रकाशन का निर्णय करते समय महावीर प्रसाद द्विवेदी को प्रेस मालिक का दबाव मानना पड़ता था। प्रश्न संख्या 88। नीचे दो कथन दिए गए, जिसमें अभिकथन ए और कारण आर है। प्रेमचंद स्त्री स्वतंत्रता के समर्थक थे, परंतु वे विवाह को बनाए रखना चाहते थे।
कारण यार गोदान उपन्यास में महत्वपूर्ण स्त्री चरित्र सक्षम, शक्तिशाली और परिस्थितियों को अनुकूल बनाने के लिए संघर्षरत है। इनमें से अनेक का वैवाहिक जीवन तनावपूर्ण है, परंतु वे इसे बनाए रखना चाहती है। उत्तर ऑप्शन ए, कथन 1 और 2 दोनों सही है। प्रश्न संख्या 89, नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन 1 और 2। सिंदूर की होली नाटक की दुखांत परिणति हमें नाटक में आई परिस्थितियों तथा जन्य समस्याओं को सोचने समझने के लिए बाध्य करती है और विचारों में डुबो देती है। कथन 2, सिंदूर की होली अद्भुत, गहन, गंभीर, सामान्य से परे नाटक है तथा उसके पात्र अत्यंत सहज है और स्वाभाविक मनोवृत्ति की प्रकृत भूमि पर विचरते नजर आते हैं। उत्तर ऑप्शन ए, जिसमें कथन 1 और 2 दोनों सही है। प्रश्न संख्या 90, नीचे दो कथन दिए गए हैं। शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इन चिट्ठों में से 8 चिट्ठे लॉर्ड कर्जन के नाम और 2 लॉर्ड मिंटो के नाम। कथन 2, खतों में से एक खत गुप्त जी ने शाइस्ता खां के नाम से फूलर साहब को तथा एक सर सैयद अहमद के नाम से अलीगढ़ कॉलेज के छात्रों को लिखा। उत्तर ऑप्शन ए, कथन 1 और 2 दोनों सही है। शिव शंभू के चिट्ठे बाल मुकुंद गुप्त का निबंध है। शिव शंभू के चिट्ठे का अनुक्रम। पहला बनाम लॉर्ड कर्जन, दूसरा श्रीमान का स्वागत, तीसरा वायसराय का कर्तव्य, चौथा पीछे मत फेंकिए, पांचवा आशा का अंत, छठा एक दुराशा, सातवां विदाई संभाषण, आठवां बंग विच्छेद, नौवां लॉर्ड मिंटो का स्वागत, 10वां मरली साहब का नाम, 11वां आशीर्वाद, 12वां शाइस्ता खां खत 1, 13वां शाइस्ता खां का खत 2 और 14वां सर सैयद अहमद का खत। मित्रों, यहाँ पे प्रश्न संख्या 91 से 95 तक पैसेज दिया गया। इसी पैसेज के आधार पर आगे की 5 संख्या बनेंगे, जिससे आप देख लीजिए। यहाँ पे दूसरा पैसेज स्टार्ट हुआ 96 से 100%, 100 प्रश्न, और इसी पैसेज के आधार पर आगे की 5 प्रश्न बनेंगे। मित्रों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, साथ ही अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस सेट 4 लेकर आएंगे। आज की क्लास में हम 3 प्रैक्टिस सेट समाप्त कर चुके हैं। कल की क्लास में चौथा प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। क्लास अपने मित्रों को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। हरि ओम।